नमस्कार। आकाशवाणी से प्रस्तुत है समाचार संध्या। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड भारत को आत्मनिर्भर बनने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। कर्नाटक में देश के सबसे बड़े हेलीकॉप्टर विनिर्माण केंद्र सहित कई अन्य परियोजनाओं का लोकार्पण किया। तुर्की और सीरिया में आए 2 भूकंपों में 2000 से अधिक लोगों की मृत्यु। भूकंपग्रस्त तुर्की और सीरिया के लिए भारत राहत दल और सहायता सामग्री भेज रहा है। अंतर्राष्ट्रीय सहायता भी पहुंच रही है। अदानी मुद्दे पर विपक्ष के विरोध के कारण संसद की कार्यवाही लगातार तीसरे दिन बाधित। और त्रिपुरा, मेघालय और नागालैंड में विधानसभा चुनाव के लिए राजनीतिक दलों का प्रचार तेज। समाचार संध्या के साथ मैं विमलेंदु पांडे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कर्नाटक के तुमकुरु में देश के सबसे बड़े हेलीकॉप्टर विनिर्माण केंद्र का उद्घाटन करने के बाद राज्य में विभिन्न विकास कार्यक्रमों की शुरुआत भी की। इस अवसर पर प्रधानमंत्री ने कहा कि केंद्र और राज्य में डबल इंजन सरकार के कारण तेजी से विकास हुआ है। डबल इंजन सरकार के ईमानदार प्रयासों के कारण आज भारत के नागरिक का विश्वास बुलंदी पर है, आत्मविश्वास बुलंदी पर है। हम हर देशवासी का जीवन सुरक्षित करने के लिए, भविष्य समृद्ध करने के लिए दिन रात मेहनत कर रहे हैं। आपका निरंतर आशीर्वाद ही हम सभी के लिए ऊर्जा है, हमारी प्रेरणा है। श्री मोदी ने यह भी कहा कि हाल की बजट घोषणाओं की दिशा 2047 तक भारत को एक विकसित राष्ट्र बनाने की है। उन्होंने कहा कि भारत में असॉल्ट राइफल से लेकर यात्री विमानों का विनिर्माण किया जा रहा है और हमारे सशस्त्र बलों को हथियार और उपकरण उपलब्ध कराए जा रहे हैं। रक्षा उत्पादन में भी निजी क्षेत्र के योगदान की संभावनाएं बढ़ी हैं। श्री मोदी ने सरकार के खिलाफ झूठे आरोपों के लिए विपक्ष की कड़ी आलोचना की। उन्होंने कहा कि आज हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड भारत को आत्मनिर्भर बनाने में महत्वपूर्ण योगदान कर रहा है। एचएएल की बढ़ती ताकत ढेर सारे पुराने झूठों को और झूठे आरोप लगाने वालों का पर्दाफाश कर रही है। हकीकत खुद बोल रही है। आज वही एचएएल भारत की सेनाओं के लिए आधुनिक तेजस बना रहा है, विश्व के आकर्षण का केंद्र है। आज एचएएल डिफेंस सेक्टर में भारत की आत्मनिर्भरता को बल दे रहा है। तुमकुरु में औद्योगिक नगर की स्थापना के बारे में उन्होंने कहा कि ये बेंगलुरु, चेन्नई और बेंगलुरु, हैदराबाद औद्योगिक गलियारे का एक हिस्सा होगा। केंद्रीय बजट के बारे में प्रधानमंत्री ने कहा कि ग्रामीण क्षेत्रों में नल से जल सुनिश्चित करने के लिए जल जीवन आवंटन में 20,000 करोड़ रुपए की वृद्धि की गई है। उन्होंने कहा कि विश्वकर्मा योजना से हस्तशिल्प सशक्त होंगे। इस योजना के लिए 70,000 करोड़ रुपए की राशि आवंटित की गई है। उन्होंने आश्वासन दिया कि बजट ग्रामीण अर्थव्यवस्था को गति देगा। प्रधानमंत्री ने कहा कि सरकार की राष्ट्र प्रथम नीति से देश आत्मनिर्भर बन जाएगा। इससे पहले बेंगलुरु में भारत ऊर्जा सप्ताह के उद्घाटन अवसर पर प्रधानमंत्री ने वैश्विक निवेशकों से ऊर्जा क्षेत्र में निवेश करने का आग्रह किया। उन्होंने कहा कि सरकार 2030 तक देश के ऊर्जा उपयोग में प्राकृतिक गैस का हिस्सा बढ़ाने के लिए एक मिशन के अंतर्गत काम कर रही है। प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत का गैस पाइपलाइन नेटवर्क अगले 4-5 वर्षों में बढ़कर 35,000 किलोमीटर हो जाएगा। इस 3 दिवसीय कार्यक्रम का उद्देश्य स्वच्छ ऊर्जा शक्ति के रूप में भारत की बढ़ती क्षमता को दिखाना है। केंद्रीय पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने आज कहा कि सरकार पारंपरिक हाइड्रोकार्बन के घरेलू अन्वेषण और उत्पादन को बढ़ाने के उपाय कर रही है।
बेंगलुरु में भारत ऊर्जा सप्ताह में पेट्रोलियम मंत्री ने कहा कि भारत ने पहले ही 2070 तक शून्य कार्बन उत्सर्जन और 2030 तक उत्सर्जन में 1 अरब टन की कटौती करने का संकल्प लिया है। श्री पुरी ने कहा कि 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था और दुनिया की 17% आबादी होने के बावजूद G20 देशों में भारत का प्रति व्यक्ति उत्सर्जन सबसे कम है और वैश्विक औसत का लगभग आधा है। ये समाचार हमारी वेबसाइट newsonair.com/हिंदी और हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR पर भी उपलब्ध हैं। समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। तुर्की और सीरिया में 7.8 तीव्रता के शक्तिशाली भूकंप में मृतकों की संख्या 2000 से अधिक हो गई है। हजारों लोग घायल भी हो गए हैं। स्थानीय समय के अनुसार आज सवेरे 4:17 पर आए भूकंप का केंद्र सीरिया सीमा से 90 किलोमीटर दूर गेजियनटेप में था। इसके कुछ घंटे बाद 7.6 तीव्रता का एक और भूकंप आया। तुर्की में भूकंप से 1498 लोगों की मृत्यु हो गई और 5300 से अधिक लोग घायल हो गए थे। सीरिया में 783 लोग मारे गए और 2000 से अधिक घायल हो गए। तुर्की के राष्ट्रपति रिसेप तैयब अर्दोआन ने बताया है कि देश में 2818 इमारतें ढह गई हैं। 1939 के बाद देश में ये सबसे बड़ी आपदा है। भारत और अन्य देशों सहित अंतर्राष्ट्रीय संगठनों ने भूकंपग्रस्त क्षेत्र में सहायता की घोषणा की है। भारत ने तुर्की में भूकंप वाले क्षेत्रों में शीघ्र राहत और बचाव दल भेजने का निर्णय किया है। इसमें राष्ट्रीय आपदा मोचन बल और चिकित्सा दलों के साथ राहत सामग्री भेजी जाएगी। प्रधानमंत्री के प्रधान सचिव डॉक्टर पीके मिश्र ने आज नई दिल्ली में हुई बैठक में ये फैसला किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भूकंप पीड़ितों को हर संभव सहायता और राहत देने के निर्देश दिए हैं। एनडीआरएफ की 2 टीमों के 100 कर्मी विशेष रूप से प्रशिक्षित डॉग स्क्वाड और आवश्यक उपकरणों के साथ भूकंपग्रस्त क्षेत्र में बचाव कार्यों के लिए जाएंगे। चिकित्सा दल में प्रशिक्षित डॉक्टर और नर्स के साथ आवश्यक दवाएं भी भेजी जाएंगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तुर्की और सीरिया में भूकंप में मारे गए लोगों के प्रति संवेदना व्यक्त की है। एक ट्वीट संदेश में श्री मोदी ने कहा कि इस कठिन समय में भारत हर संभव सहायता देने के लिए प्रतिबद्ध है। विदेश मंत्रालय ने एक बयान में कहा है कि तुर्की सरकार और अंकारा स्थित भारतीय दूतावास तथा इस्तांबुल स्थित महावाणिज्य दूतावास के समन्वय से सहायता और राहत सामग्री भेजी जा रही है। नई दिल्ली में आयोजित बैठक में कैबिनेट सचिव, गृह, रक्षा, नागर विमानन और स्वास्थ्य तथा परिवार कल्याण मंत्रालय के प्रतिनिधियों ने भाग लिया। विश्व स्वास्थ्य संगठन के प्रमुख टेड्रोस एडेनम गैब्रियेसस ने कहा है कि आपातकालीन स्वास्थ्य दलों को घायलों की देखभाल और अत्यधिक प्रभावित क्षेत्रों में स्वास्थ्य सुविधाएं प्रदान करने के लिए भेज दिया गया है। G20 के हिस्से के रूप में पर्यटन कार्य समूह की पहली बैठक कल कच्छ के धोर्डो में शुरू होगी। केंद्रीय पर्यटन मंत्री जी किशन रेड्डी, केंद्रीय मत्स्य मंत्री पुरुषोत्तम रूपाला और मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल 8 फरवरी को आधिकारिक रूप से बैठक का उद्घाटन करेंगे। आज धोर्डो में संवाददाताओं से बातचीत में पर्यटन मंत्रालय में सचिव अरविंद सिंह ने कहा कि पर्यटन कार्य समूह की 4 बैठकें होंगी जो देश के विभिन्न स्थानों पर G20 के हिस्से के रूप में आयोजित की जाएंगी। पर्यटन पर जो वर्किंग ग्रुप है उसकी 4 बैठकें हमने नियोजित की हैं और सबसे पहली बैठक G20 की श्रृंखला में यहां धोर्डो में रन ऑफ कच्छ में हो रहा है। 7 से 9 फरवरी तक ये बैठक आयोजित है। इसके बाद 3 और वर्किंग ग्रुप की बैठकें भारत में विभिन्न स्थलों पर होंगी। सिलीगुड़ी, दार्जिलिंग में दूसरी बैठक होगी। तीसरी बैठक उत्तर भारत में कहीं होगी पर्वतीय स्थान पर और चौथी बैठक वर्किंग ग्रुप की गोवा में होगी और उसके बाद G20 के पर्यटन मंत्रियों की बैठक गोवा में जून महीने में होगी। बैठक के हिस्से के रूप में ग्रामीण पर्यटन और पुरातत्व पर्यटन पर 2 अलग अलग बैठकें होंगी। केंद्रीय खेल राज्य मंत्री निशित प्रामाणिक ने कहा है कि यूथ 20 बैठक से पूर्वोत्तर राज्यों की समृद्ध विरासत और संस्कृति दुनिया को दिखाने का अवसर मिलेगा।
भारत की G20 अध्यक्षता में यूथ 20 समूह की पहली बैठक आज से असम के गुवाहाटी में शुरू हुई। आकाशवाणी से बातचीत में श्री प्रामाणिक ने कहा कि सरकार की दृष्टि और मिशन युवाओं को प्राथमिकता देना है और इसी वजह से G20 की बैठकों में यूथ 20 को प्राथमिकता मिल रही है। बैठक में G20 देशों के 150 से अधिक युवा प्रतिनिधि भाग ले रहे हैं। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे ट्विटर हैंडल @AIR News हिंदी को फॉलो कर सकते हैं। ये आकाशवाणी है। अदानी समूह के मुद्दे पर विपक्षी दलों के विरोध के बाद संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही आज स्थगित कर दी गई। विपक्षी दलों के विरोध के कारण लोकसभा और राज्यसभा में लगातार तीसरे दिन कोई विशेष कामकाज नहीं हो सका। संसदीय कार्य मंत्री प्रहलाद जोशी ने लोकसभा में विरोध कर रहे सदस्यों से राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के अभिभाषण पर चर्चा की अपील की। उन्होंने कहा कि राष्ट्रपति के अभिभाषण पर चर्चा संसदीय परंपरा है और इसे रोका नहीं जाना चाहिए। आवासन और शहरी कार्य मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने कहा है कि पिछले वित्त वर्ष के दौरान प्रधानमंत्री शहरी आवास योजना के अंतर्गत लगभग 123 लाख मकान मंजूर किए गए। इनमें से पिछले महीने तक 68 लाख मकानों का निर्माण पूरा किया गया और संबंधित लोगों को उपलब्ध करा दिए गए। राज्यसभा में आज एक लिखित उत्तर में श्री पुरी ने बताया कि इस योजना के अंतर्गत केंद्र सरकार ने 2 लाख करोड़ रुपए मंजूर किए हैं। नागरिक उड्डयन महानिदेशालय ने देश भर में ड्रोन प्रशिक्षण और कौशल प्रदान करने के लिए देश में 44 प्रशिक्षण स्कूलों को मंजूरी दी है। नागरिक उड्डयन राज्य मंत्री जनरल वीके सिंह ने आज राज्यसभा में कहा कि प्रशिक्षण स्कूलों ने अब तक 2520 ड्रोन पायलटों को प्रशिक्षित किया है। त्रिपुरा, मेघालय और नागालैंड में विधानसभा चुनाव प्रचार जोर पकड़ रहा है। तीनों राज्यों की 60-60 सीटों के लिए मतदान होना है। भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने आज त्रिपुरा में कहा कि सरकार पूर्वोत्तर क्षेत्र में शांति स्थापित करने और विकास के लिए प्रतिबद्ध है। उन्होंने शांतिर बाजार में विजय संकल्प रैली को संबोधित करते हुए कहा कि भाजपा सरकार ने त्रिपुरा में उग्रवादी गुट के साथ शांति समझौता किया है। तृणमूल कांग्रेस प्रमुख और पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी पार्टी उम्मीदवारों के पक्ष में चुनाव प्रचार के लिए आज शाम अगरतला पहुंच गईं। कांग्रेस, वामदल और टिपरा मोथा भी अपने उम्मीदवारों के पक्ष में घर घर प्रचार और रैलियां निकाल रहे हैं। दक्षिण कोरिया के 108 तीर्थयात्री 9 फरवरी से 23 मार्च तक भारत और नेपाल के बौद्ध स्थलों की यात्रा करेंगे। उनकी ये यात्रा 43 दिन चलेगी और उत्तर प्रदेश तथा बिहार के अतिरिक्त नेपाल के कुछ हिस्सों में स्थित बौद्ध स्थलों को वे देखने जाएंगे। नई दिल्ली में सूचना और प्रसारण मंत्रालय के सचिव अपूर्व चंद्रा ने कहा कि इस यात्रा का उद्देश्य दक्षिण कोरिया और भारत के बीच राजनयिक संबंधों की 50वीं वर्षगांठ के अवसर पर दोनों देशों के बीच मित्रता और सहयोग बढ़ाना है। ये बहुत ही महत्वपूर्ण एक ओकेजन है क्योंकि कोरिया जो कि हमारा बहुत ही मित्र देश है, वहां से 108 पिलग्रिम आएंगे और यहाँ 43 डेज तक पैदल चलेंगे यूपी, बिहार और कुछ भाग नेपाल में बुद्धा के पाथ पे, और 1167 किलोमीटर का ये पूरा इनकी जर्नी होगी। और इनके साथ बाकी भी कोरियन इनके सपोर्ट स्टाफ वगैरह होंगे, तो ये जगह जगह रास्ते में ही रुकेंगे, जो हमारे गांव है, शहर है, उनमें रुकेंगे। और हमें पूरी आशा है कि जिस तरह से कोरिया के ये पिलग्रिम आ रहे हैं, तो केवल कोरिया में ही नहीं, बाकी जो देश है जहां पर बुद्धिज्म प्रचलित है, चाहे वो जापान हो, चीन हो या और जो देश है, वहां पर जो है हम बुद्धिस्ट पिलग्रिम्स को और टूरिस्ट को इस सर्किट पे अट्रैक्ट कर पाएंगे। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड भारत को आत्मनिर्भर बनाने के लिए महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। कर्नाटका में देश के सबसे बड़े हेलीकॉप्टर विनिर्माण केंद्र सहित कई अन्य परियोजनाओं का लोकार्पण किया। तुर्की और सीरिया में आए 2 भूकंपों में 2000 से अधिक लोगों की मृत्यु। भारत भूकंप प्रभावित तुर्की और सीरिया के लिए राहत दल और सहायता सामग्री भेज रहा है। अंतर्राष्ट्रीय सहायता भी पहुंच रही है।
इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।